विषय है देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं। यहाँ हम जानेंगे लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि का आविष्कार किस लिपि से हुआ है, इसका नामकरण किन आधारों पर हुआ है, किस व्यक्ति विशेष और समिति ने इसके सुधार के लिए सुझाव दिए हैं और कौन कौन से माने जाते हैं। फिर हम इसकी विशेषताओं पे आएंगे जिसमें हम 12 से 15 पॉइंट्स देवनागरी लिपि की विशेषताओं के देखेंगे, उसे सरल जो है भाषा में समझेंगे। सबसे पहले आते हैं लिपि। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत हैं। अब हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी तथा पंजाबी की गुरुमुखी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। लिपि वो है जिसमें भाषा को लिखा जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फिर आता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कब देखने को मिलता है। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमें गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है। गुजरात में अब इसके नामकरण पर बात आती है कि इसका नाम देवनागरी ही क्यों हुआ। अब इसके नामकरण को लेके विभिन्न मत है और कोई एक मत ऐसा नहीं कह सकते कि सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया। किसी मत को ज़्यादा विद्वानों ने स्वीकार किया है, किसी को कुछ ने। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि देवनागरी लिपि के नामकरण का आधार क्या है। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलेगा वो है गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने के से कारण वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। दूसरा हमें जो मत देखने को मिलता है, देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया। देवताओं की उपासनाओं के लिए जो संकेत बनाए जाते उन्हें देवनगर कहते थे, वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से इसे देवनागरी कहा जाने लगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मत प्रचलित हैं, पर जो प्रमुख हैं वो हम ये दो ही देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। उसके बाद काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया तथा स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया गया, जैसे अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। उसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिसे हमें देखने को मिलता है हिंदी और कंठ में। फिर आते हैं श्रीनिवास जी। इनका सुझाव था कि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियाँ शामिल कर उनके नीचे कोई चिन्ह लगाकर उसका प्रयोग किया जाए, पर ये माना नहीं गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग जो 5 अक्टूबर 1941 में हुआ ने लिपि सुधार हेतु एक बैठक की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने तथा छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव पेश किया गया। वर्ष 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता डॉक्टर नरेंद्र देव ने की, जिसमें निम्न सुझाव पेश किए गए। अ की 12 खड़ी भ्रामक है, मात्राएं यथास्थान रहे परंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। अनुस्वार व पंचम अक्षर के स्थान पर बिंदी से काम चला जाए, ये जो है मान्य था। 2 तरीके से लिखे जाने वाले अक्षरों में निम्न अक्षरों को स्वीकार किया जाए। अब आप जब पुरानी पुस्तकें देखेंगे ना, तो उनमें अ झ ध भ ल इनको ना अलग तरीके से लिखा जाता था प्रिंट में। तो उन्होंने कहा कि 2 तरीके से लिखने की बजाय ना निम्नलिखित जो है ना ये इसी में प्रचलित फ़ॉन्ट किया जाए और इसी में प्रिंट किया जाए। फिर आता है संयुक्त वर्ण अक्षर त्र ज्ञ श्र को वर्णमाला में स्थान दिया जाए, जो हम जानते हैं कि वर्तमान में दिया जा चुका है। उपरोक्त सुझावों में कुछ परिवर्तन कर इन्हें स्वीकार कर लिया गया। समय समय पर इनमें सुधार होते रहे। फारसी के क ख ग ज़ फ ध्वनियाँ भी शामिल कर ली गई और कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग, जैसे हमें पता है ओ की ध्वनि जो है ना, जो हम डॉक्टर आदि शब्दों में यूज़ करते हैं, उसको भी हिंदी वर्णमाला में स्वीकार कर लिया गया। अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो सबसे पहली बात जो आ जाती है कि देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला है वो बहुत अधिक वैज्ञानिक है। ये चीज़ लिखकर आप बता सकते हैं कि जो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण है वह कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अंतस्थ, ऊष्म, इन सब आधारों पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है।
और पुनः इन व्यंजनों को अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष में वर्गीकृत किया गया है और ऐसी विशेषता हम किसी अन्य लिपि में नहीं पाते हैं। उसके बाद जो ये यहाँ पे तो इमेज गिवन है, आप इसी तरीके का चार्ट अपने एग्ज़ाम में बना सकते हो और इसी में से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से भी आता है कि कौन सी जो ध्वनि है वो कंठ की है, कौन सी तालु, कौन सी मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, कंठ तालु और ये सब, ठीक है। साथ ही में जो है घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ सबको विस्तार से। ये भी आप इसी डायग्राम में ऐड कर सकते हैं। इसी से आपके 3-4 अच्छे खासे पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब जो कवर्ग है वो कंठ है, तालु चवर्ग, मूर्धा टवर्ग, दंत तवर्ग, ओष्ठ पवर्ग और नासिका, ये हमें ध्वनियाँ मिल जाती हैं पंचमाक्षर की, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे के इसकी विशेषताएं देवनागरी लिपि की। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। जैसे अ है, इसमें हमें व्यंजन की सहायता नहीं पड़ेगी, पर क है तो उसमें हमें अ जो स्वर है उसके उच्चारण के लिए उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी उच्चारण के लिए। आगे हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। अब ये विशेषता जो है अन्य लिपि में नहीं पाई जाती। इससे जो है लिपि में शब्दों को लिखने के क्रम में स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग नहीं लिखे जाते, बल्कि संयुक्त होकर पूर्ण अक्षर का निर्माण करते हैं, जैसे कमल और कलम। फिर आता है अक्षरात्मक लिपि में वर्ण के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है, परंतु उच्चारण पहले वर्ण का होगा, उसके पश्चात ही मात्राएं, जैसे कोमल में क का, दोमट में द का, कुम्हार में क का। फिर आता है अक्षरात्मक लिपि अक्षर प्रयोग के कारण कम स्थान घेरती है। कम स्थान घेरेगी तो खर्चा भी कम करेगी, मेहनत भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा। तो जैसे राम, कृष्ण, संभव, यहाँ रामा, कृष्णा, संभवा, ठीक है। फिर आता है देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, परंतु रोमन में नहीं। अब जैसे अण और न की ध्वनि है, इन दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या प्रयोग होगा? न, ठीक है। द है, ड है, इसके लिए क्या शब्द यूज़ होगा? अल्फ़ाबेट उनका रहेगा डी। तो मतलब ये सारी ध्वनियाँ जो हैं उनको अंकित करने की क्षमता सभी लिपियों में हमें देखने को नहीं मिलती। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है, प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित ध्वनि भी निकलती है। जैसे ऊष्म व्यंजन है श, श, स, इनको अगर लेके हम सजग रहें तो हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि श तालव्य से, श मूर्धन्य से और स दंत्य से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेन जो यहाँ पर पॉइंट है कि इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण दिया गया है। फिर आता है र, इसके लिए 4 तरीके से देखते हैं हम, राम, कृति, कर्म, त्रिशूल, ठीक है। उसके बाद आता है अंग्रेजी में, जैसे देखते हैं कि सी से क, ए से अ तथा आ ए तीनों ध्वनियाँ निकलती हैं। मतलब एक ही जो अल्फ़ाबेट है उससे अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही है, केक, कैट, कार, बैट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इस पॉइंट को रहने दीजिए, ज़्यादा वर्थ इट सा नहीं है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए निश्चित उच्चारण है। हमारे यहाँ प्रोनंसिएशन जो है वो फिक्स है, परंतु जो रोमन लिपि है यानी अंग्रेज़ी की, एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग उच्चारण देता है। जैसे कॉल, अब यहाँ पे कॉल में सी कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? क की ध्वनि। सिटी में स की ध्वनि उसी सी से। तो निश्चित उच्चारण नहीं है कि ये जो वर्ण है, ये जो अल्फ़ाबेट है, ये यही ध्वनि निकालेगा, एक फिक्स ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण, जो हमें अंग्रेजी में बहुत लोगों को समस्या है, साइलेंट लेटर्स जो होते हैं, वैसी समस्या हमें नहीं देखने को मिलती, पर रोमन लिपि में ऐसी समस्या है। रोमन लिपि में शब्द लिखे कुछ जाते हैं और उच्चरित कुछ और किए जाते हैं। देखिए नॉलेज, नॉलेज में कहीं भी के की साउंड आ रही है? नहीं। क यहाँ पे मूक वर्ण है और डब्ल्यू और डी भी मूक वर्ण है। आप देखें तो नो लिज, ठीक है। फिर आता है नाइफ, विदाउट के भी प्रोनाउंस सेम ही करेगा, तो क यहाँ मूक वर्ण हो गया। एक बड़ा फेमस है साइकोलॉजी, वो किससे शुरू होता है? टी से, तो वो भी। फिर आता है हेमरेज, हेमरेज में न तो ये ई की साउंड है, ना इस ओ की है और ना ही इस एच की है, ये सारे मूक वर्ण हैं, साइलेंट लेटर्स हैं। इनमें से कोई भी 2 उदाहरण आप यूज़ कर सकते हैं नोट्स के लिए। देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को लिखना आसान है,
क्यों लिखना आसान है? क्योंकि इसमें आपको बेसिकली 3 चीज़ें सीखनी होती है। एक आपको पड़ी रेखा बनानी आनी चाहिए, एक खड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त, ठीक है? हाफ सर्कल आप देखेंगे तो आप क बनाना है, बन गया। अ बनाना है इसी से, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा। तो कोई भी ऐसा हिंदी का वो नहीं है वर्ण आप देखेंगे जिसको आप एक पड़ी रेखा, खड़ी रेखा और अर्धवृत्त की सहायता के बिना बना ले, वो कोई ऐसा नहीं मिलेगा, सब इसी की सहायता से बनेंगे। फिर देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। शिरोरेखा के कारण भी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है, क्योंकि इससे स्पष्टता आती है। वर्णों और शब्दों के बीच में अंतर हम आसानी से किया कर सकते हैं। तो शिरोरेखा भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है देवनागरी लिपि की। एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ, नामकरण इसका क्या क्या रहा गया, और इसके जो विकास में है किस किस विद्वान ने क्या क्या सुझाव दिए, कौन कौन से सुझाव माने गए। उसके बाद हमने इसकी विशेषताओं में देखा कि इसकी जो वर्णमाला है उसकी वैज्ञानिकता, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है स्वर और व्यंजनों में जो विभक्त किया गया है, फिर उच्चारण के अनुसार इसको विभक्त किया गया है, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। उसके बाद हमने देखा कि ये लिपि अक्षरात्मक है। फिर हमने देखा इसमें उच्चारण की एक पद्धति है फिक्स। उसके बाद हमने देखा कि ये स्थान कम लेती है, श्रम और समय की भी बचाती है। फिर हमने देखा कि इसमें सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। इसमें जो है आप कोई भी साइलेंट लेटर्स नहीं देखेंगे, जो चीज़ है उसका आप उच्चारण करेंगे ही करेंगे, और जो भी वर्ण है उसका निश्चित उच्चारण है, बदलेगा नहीं शब्दों के अनुसार। और ये वैज्ञानिक लिपि शिरोरेखा के प्रयोग के कारण भी है, क्योंकि वो शब्दों को स्पष्टता देती है। धन्यवाद।